करेंगे मुख्यमंत्री। अयोध्या मामले में एसआईटी की समय सीमा खत्म, अगले 24 घंटे में एसआईटी सौंप सकती है रिपोर्ट, जांच में खुलेंगे कई राज। परिसीमन बिल का संसद में विरोध करेगी कांग्रेस, सोनिया गांधी के आवास पर राहुल खड़गे समेत बड़े नेताओं की बैठक में रणनीति, चंदा चोरी और नीट पेपर लीक पर भी सरकार को घेरेगा विपक्ष। रामपुर में आजम खान की यूनिवर्सिटी पर चल सकता है बुलडोजर, जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 कमरे तोड़ने का आदेश, मेन गेट पर आम रास्ते का बोर्ड लगाया। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान बिगड़ी श्रद्धालुओं की तबीयत, एक श्रद्धालु की मौत, भीड़ में फंसे कई श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। दिल्ली में स्कूल बिल्डिंग की जांच के आदेश दिए गए, जर्जर स्कूल भवनों पर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया गया है। दिल्ली के 108 स्कूल भवन असुरक्षित बताए गए, 54 से ज्यादा जर्जर भवनों को गिराने का आदेश दिया गया है। ऑडिट पूरा होने के बाद गिराने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो देखिए, रेखा सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। दिल्ली के 108 स्कूल भवन असुरक्षित घोषित किए गए हैं, 54 से ज्यादा जर्जर भवनों को गिराने का आदेश दिया जा चुका है। ऑडिट पूरा होने के बाद इन भवनों को गिराने की प्रक्रिया प्रशासन की ओर से शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली के 108 स्कूल भवन असुरक्षित चिन्हित किए गए हैं, 54 से ज्यादा जर्जर भवनों को गिराने का आदेश दिया गया। ऑडिट पूरा होने के बाद गिराने की प्रक्रिया तेज होगी। दिल्ली में स्कूल बिल्डिंग की जांच के आदेश रेखा सरकार की ओर से दिए गए और अब पूरी तरह से एक्शन मोड में प्रशासन नजर आ रहा है। जर्जर स्कूल भवनों पर कार्रवाई का बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली के 108 स्कूल भवन असुरक्षित चिन्हित किए गए हैं, 54 से ज्यादा जर्जर भवनों को गिराने का आदेश सरकार की ओर से दिया जा चुका है और प्रशासन अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई में जुटा हुआ है। ऑडिट पूरा होने के बाद गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो प्रशासन की जांच में 108 स्कूल भवन असुरक्षित पाए गए। स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर कंडीशन में या जिसमें रिपेयर होना है और जो जर्जर है उनको तोड़ के दोबारा बनानी है, ऐसे बहुत सारे स्कूलों को आइडेंटिफाई किया है। तो एक अच्छा कदम है, स्वागत के लायक है, लेकिन साथ में ये भी देखने की ज़रूरत है कि एक स्कूल है जो अशोक नगर में 40 साल से चल रहा है, जो पूरा टीन शेड स्कूल है, जिसमें 500 लड़कियां सुबह पढ़ती हैं, 500 लड़के शाम को पढ़ते हैं, 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं और किसी भी तरीके से वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के जो नॉर्म्स है उसको फॉलो नहीं करता है। उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार ने वहाँ के बच्चों को जो है कहीं ट्रांसफर नहीं किया है, उसको बिल्डिंग नहीं बनाई है वहाँ पर है। दूसरी बात ये भी है कि दिल्ली सरकार के पास बहुत सारी जगहें हैं खाली स्कूल के लिए, जैसे शिव विहार है, शिव विहार के अंदर मेट्रो स्टेशन पे तीन स्कूल बनने हैं, वहाँ का काम ही शुरू किया, कई साल हो गए इनके पास। और भी इस तरीके की जमीनें हैं जहाँ पे इनको स्कूल बनाने, वहाँ स्कूल नहीं बनाए। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उस देश के बच्चे होते हैं। हम अक्सर कहते हैं आज के बच्चे ही कल का हमारे देश का भविष्य हैं, और अगर बच्चों की बात करें, बच्चों का भविष्य स्कूलों में सजता संवरता और निखरता है। लेकिन जब स्कूल जर्जर होंगे तो उन बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा, और इसको देखते हुए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के 108 स्कूलों को
असुरक्षित घोषित किया, जिनमें 54 की हालत अत्यधिक जर्जर है और 7 स्कूलों को रेखा गुप्ता ने कहा तत्काल इन्हें खाली कराया जाए, इन्हें डिमोलिश कराया जाए, उनके स्थान पर नए स्कूल बने। हालांकि ये स्वागत योग्य कदम है दिल्ली सरकार का, लेकिन दिल्ली के अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो लुटियन जोन में जहां कुछ स्कूल अच्छे हैं, लेकिन अगर बाहरी दिल्ली के इलाकों की बात करें खासकर तो वहां के स्कूल जर्जर हैं। हालांकि इस समय हम नई दिल्ली के लुटियन जोन इलाके में यहाँ पे आप एक स्कूल देख सकते हैं, और जब आप देख सकते हैं इस स्कूल की हालत कितनी खस्ता है या कितनी जर्जर, वहाँ की दीवारें देख सकते हैं क्रैक हो चुकी हैं, प्लास्टर छूट चुके हैं, और स्कूल के आसपास की गंदगी भी अगर आप देखना चाहें तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इन हालात में ऐसी जगहों पर अगर बच्चे पढ़ने आते होंगे तो उनका भविष्य कितना ही सुरक्षित, कितना सुंदर हो सकता है। हालांकि एक बार पुनः रेखा गुप्ता सरकार ने इन्हीं तमाम चीज़ों का जो है संज्ञान लेते हुए दिल्ली के 107 स्कूलों को असुरक्षित घोषित किया, जो 54 को उन्होंने कहा कि एकदम अत्यधिक खतरनाक है, और 7 स्कूलों को तत्काल डिमोलिश करा के उनके स्थान पर नए स्कूल बनाने का निर्णय किया है। कैमरा पर्सन कुमार सचिन के साथ मैं स्नेह कमल, भारत अपडेट, दिल्ली। वहीं नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो डिप्टी सीएम यांथुंगो पैटन ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान मीटिंग में नागालैंड में चल रहे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस का रिव्यू करने पर फोकस हुआ। साथ ही बातचीत में इन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने पर भी जोर दिया गया, ताकि कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो सके। तो देखिए, प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने पर बैठक के दौरान जोर दिया गया। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस का बैठक के दौरान रिव्यू हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से ये खास मुलाकात हुई है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और डिप्टी सीएम यांथुंगो पैटन की नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने पहुंचे, और इस मीटिंग के दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। खास तौर पर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस का रिव्यू किया गया। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 131वें संविधान संशोधन विधेयक यानी परिसीमन से जुड़े बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। कांग्रेस चीफ ने लेटर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पत्र लिखकर उनसे गुजारिश की है कि परिसीमन आदि पर सरकार के संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा गया और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से ये मांग की है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। कांग्रेस चीफ ने लेटर सोशल मीडिया पर भी शेयर किया और लिखा कि मैंने पीएम मोदी को एक बार फिर पत्र लिखकर उनसे गुजारिश की है कि परिसीमन और तमाम चीजों पर सरकार के संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए ये सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। वहीं पूरी रथ यात्रा के दौरान बिगड़ी श्रद्धालुओं की तबीयत। भारी भीड़ के चलते श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी। एक की मौत की खबर है। भीड़ में फंसे कई श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया। भारी भीड़ के चलते श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई। हालांकि प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। राहत और बचाव कार्य के लिए पूरी रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी। भारी भीड़ के चलते तबीयत बिगड़ने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि एक श्रद्धालु की मौत हो गई। भीड़ में फंसे कई श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया। वहीं प्रयागराज के नगर पंचायत सिरसा में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। इस धार्मिक आयोजन में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भव्य रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले। रथ यात्रा के दौरान जय जगन्नाथ के जय घोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। इस आयोजन में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। तो देखिए, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए।
जय जगन्नाथ। आज प्रयागराज के जो है नगर पंचायत सिस्टम में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई है। क्या कहेंगे आप अध्यक्ष पहले क्या कहेंगे आप? यात्रा निकली है कितने वर्षों से यात्रा? ये कई सत्य सनातन टिकट इसकी तो कोई हो रही नहीं है, बहुत दिनों से निकल रहा है। सब नगर वासियों का सहयोग होता है। आज के युवाओं से क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि अपने सत्य सनातन धर्म की ओर बढ़े, जिससे लोग जागरूक हो और अपना देश सुरक्षित रह सके। सनातन धर्म क्या कहेंगे? हम कहेंगे सारे नगर वासी सनातन धर्म को आगे से आगे बढ़ाएं। प्रभु श्री राम की कृपा है सिरसा नगर वासियों को, जो कि आगे से आगे बढ़ते रहे। देखिए जय जगन्नाथ, आज जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकली है बड़े धूमधाम से। युवा हो चाहे बच्चे हो चाहे महिलाएं हो, कोई भी पीछे नहीं है और युवाओं को एक प्रेरणा है कि भक्ति रथ से जुड़े। भारत अपडेट न्यूज से विनय मिश्रा, प्रयागराज। और वहीं फर्रुखाबाद में बड़ी धूमधाम से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान यात्रा में जिले के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। बता दें कि इस शोभा यात्रा के रथ को बनवाने के लिए ओडिशा के पुरी से कारीगर बुलवाए गए थे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां धूमधाम के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई और इस शोभा यात्रा के रथ को बनवाने के लिए ओडिशा के पुरी से कारीगर बुलाए गए थे। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। यात्रा में जिले के तमाम प्रतिनिधि भी शामिल हुए। फर्रुखाबाद की ये तमाम तस्वीरें हैं, जहां बहुत धूमधाम से आस्था के साथ भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा में जिले के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे और इस दौरान शोभा यात्रा के रथ को बनवाने के लिए ओडिशा के पुरी से कारीगर बुलाए गए थे। रथ यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। और वहीं उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कई जनपदों से आए लोगों की ऊर्जा मंत्री ने समस्याएं सुनी, साथ ही परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का फौरन समाधान करने के निर्देश दिए। और वहीं झांसी में नगर आयुक्त आकांक्षा राणा के निर्देश पर नगर निगम ने शहर के बड़ा बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह अभियान मुरली मनोहर मंदिर से गांधी घर टपरे तक संचालित किया गया, जहां सड़क पर किए गए अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण को बुलडोजर और नगर निगम की टीम की मदद से हटाया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान कुछ व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया, जिससे नगर निगम अधिकारियों और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा। और वहीं रायबरेली में डॉक्टर्स का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। डॉक्टर अमित सिंह की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। आईएमए ने एसपी को मामले में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कार्रवाई को एक तरफा बताया गया है। रायबरेली में डॉक्टर्स का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। डॉक्टर अमित सिंह की गिरफ्तारी का डॉक्टर्स ने विरोध किया। उनका कहना है कि कार्रवाई एक तरफा है और इस पूरे मामले को लेकर आईएमए की ओर से एसपी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से डॉक्टर्स एक साथ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यहाँ पर मामले को लेकर एसपी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कार्रवाई को एक तरफा बताया गया है। रायबरेली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां डॉक्टर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी भी की। जानकारी है कि डॉक्टर अमित सिंह की गिरफ्तारी का विरोध इन तमाम डॉक्टर्स की ओर से किया गया। वहीं पीलीभीत मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल छात्र के अपनी साथी छात्रा को चाकू से हत्या करने के बाद पैरामेडिकल टेक्नीशियन छात्र छात्राओं ने खुद की ही सुरक्षा पर सवाल खड़ा करते हुए जिला अस्पताल के ग्राउंड में धरना दिया। वहीं छात्र छात्राओं के धरना प्रदर्शन को लेकर कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर अरुण भी वहां पहुंच गए। उन्होंने बच्चों को समझा बुझाकर जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। के बाद तमाम छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आप लोग भी यहाँ देखते होंगे कि गार्ड जगह जगह तैनात हैं। अगर कोई छात्र की तरफ से किसी तरह की कंप्लेन होती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है हमारी तरफ से।
और वहीं खबर बांदा से है, जहां कुछ मासूम छात्र हाथों में तख्ती लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंच गए। मौजूद हर किसी को इन बच्चों ने अपनी तरफ आकर्षित किया। कलेक्ट्रेट से निकली इन तस्वीरों ने सरकार और सरकार के हर मंत्री और नेताओं के दावों को फुस साबित कर दिया, जो सड़कों के जाल बिछाने और गांव-गांव में कनेक्टिविटी का दम भरते हैं। बांदा से तमाम तस्वीरें सामने आई। और वहीं अब खबर बदायूं से है, जहां मुख्य डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए मिली बम से उड़ाने की धमकी मिलते ही मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा। चेकिंग के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। मुख्य डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। बदायूं का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। और वहीं गाजियाबाद से खबर है, जहां बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। आपसी झगड़े के बाद पिता को गोली मार दी। हत्या कर आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। गाजियाबाद का पूरा मामला बताया जा रहा है। मोदीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बुदाना में देर रात रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई। यहां 32 वर्षीय निखिल नेहरा ने अपने ही पिता करीब 55 वर्षीय हरिओम नेहरा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने पिता पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चला दी। गोली लगने से हरिओम नेहरा गंभीर रूप से घायल हुए, मौके पर गिर पड़े। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी निखिल मौके से फरार हो गया। बुदाना क्षेत्र के मोदीनगर के हरिओम हैं, जिनको जो करीब 55 वर्ष के हैं, उनके पुत्र के द्वारा जो है गोली से, जिसका नाम निखिल है, उन करीब 32 वर्ष है, गोली मार दी गई, जिनको अस्पताल ले जाया गया तो वहां उनकी मृत्यु हो गई है। घटना का कारण क्या रहा है, अब इस बारे में कोई स्पष्ट बात पता नहीं चल पाई है। कितनी गोली मारी गई सर? प्रारंभिक जांच में अभी 4 गोलियां दिख रही हैं। सर, इससे पहले भी अभियुक्त जो है अपने छोटे भाई को गोली मार चुका है एक वर्ष पहले। क्या सर ये कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, यहाँ अंदर ही बात हो रही थी कि सन 2018 में संभवतः उसने अपने छोटे भाई को गोली मारी थी, उसका रिकॉर्ड दिखवा रहे हैं। वहीं कानपुर पुलिस ने साकेत नगर स्थित ओशियन ग्रैंड होटल में चल रहे कथित वीआईपी जुए के अड्डे पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से करीब 5.5 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस के मुताबिक होटल में कई दिनों से जुए का खेल चल रहा था। होटल प्रबंधन इसकी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा था। मामले में होटल मालिक समेत सभी आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां वीआईपी जुआ अड्डे पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले में, और अब आगे की वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। मामले में होटल मालिक समेत सभी आरोपियों के खिलाफ अब एक्शन लिया जा रहा है। उन 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से तकरीबन 5.5 लाख रुपए की कैश बरामद। अभी तक की जो सरसरी जानकारी में हमको ये पता चला है, जो बुक्स वगैरह हमने चेक की, तो पिछले 1 से 1.5 महीने से ऐसा जुआ चलता था। रोज तकरीबन 3 बजे से 5 बजे तक का ऐसा रूम बुक होता था। वहाँ पर अलग अलग जगह से, जैसे नौबस्ता, जूही, बर्रा, इधर से कुछ लोग आते थे और यहाँ पर 3 से 5 बजे तक जुआ करते थे। और वहीं बदायूं में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई। कदार चौक थाना क्षेत्र के भगतपुर गांव में शराब के नशे में मामा ने अपने भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी वीर सिंह ने विवाद के बाद भांजे आकाश को गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बीच बचाव करने पहुंची बहन संतोषी को भी आरोपी ने गोली मार दी, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात के बाद आरोपी फरार है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। भांजे की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद बहन को भी गोली मारी। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया है, लेकिन प्रशासन पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
वहीं दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भीषण हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। बस में सवार करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे का ये पूरा मामला है। हालांकि मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। तेज रफ्तार बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। वहीं नोएडा में साइबर ठगों ने एक निर्यात कंपनी को मक्का की आपूर्ति का झांसा देकर 14,61,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने कंपनी को 100 मीट्रिक टन मक्का बेचने का दावा किया और साथ ही सौदा तय होने के बाद भुगतान अपने खाते में करा लिया। लेकिन जैसे ही रकम ट्रांसफर हुई, आरोपियों ने अपने सभी संपर्क नंबर बंद कर दिए। तय समय पर माल नहीं पहुंचने पर कंपनी को ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद साइबर थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आरोपियों की तलाश प्रशासन की ओर से की जा रही है। FIR दर्ज कर ली गई है। तय समय पर जब सामान नहीं पहुंचा, तब कंपनी को ठगी का एहसास हुआ। और वहीं बहराइच नेपाल बॉर्डर पर अवैध ड्रग्स बरामद किए गए। 1 करोड़ की ड्रग्स के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। नेपाल से भारत लाई जा रही अवैध ड्रग्स, आरोपी तस्कर पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। 1 करोड़ की ड्रग्स के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। ये अवैध ड्रग नेपाल से भारत लाई जा रही। आरोपी तस्कर पर कई धाराओं में FIR दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच का पूरा मामला, जहां प्रशासन नशे के खिलाफ कड़ा एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। नेपाल से भारत लाई जा रही अवैध ड्रग्स बरामद की गई है। साथ ही आरोपी तस्कर प्रशासन के शिकंजे में है और कई धाराओं में FIR दर्ज कर अब मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है। बता दें कि प्रशासन पहले ही ये साफ कर चुका है कि क्षेत्र में नशा और नशा तस्करों को पनपने नहीं दिया जाएगा। एक तरफ जहां लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के लिए जागरूक किया जा रहा है, नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधियों पर भी कड़ा एक्शन तेज है। अब नेपाल बॉर्डर पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। एक नेपाली नागरिक वीरेंद्र बहादुर सिंह को 1.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 1 करोड़ की बताई जा रही है। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध NDPS एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उक्त मुकदमे में उक्त व्यक्ति से पूछताछ करी गई है। पूछताछ के पश्चात अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उक्त व्यक्ति को माननीय न्यायालय में रिमांड हेतु भेज दिया गया है। खबर कौशाम्बी से है, जहां DCM और बाइक में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद DCM समेत चालक फरार हो गया। हादसे का वीडियो CCTV में कैद हुआ है। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। अब CCTV के आधार पर पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। और वहीं अब खबर झांसी से, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में पिता और बेटे को गंभीर चोट आई। घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया। वर्तमान में दोनों का उपचार जारी है। पीड़ित पक्ष ने थाना गुरसराय में तहरीर देकर 2 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और वहीं प्रतापगढ़ में नशे के कारोबारियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा। करीब 1 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है। पुलिस ने 38.42 ग्राम ड्रग्स बरामद की। मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया।
प्रतापगढ़ का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां प्रशासन को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 38.42 ग्राम ड्रग्स बरामद किए हैं टीम ने और साथ ही एक आरोपी को भी धर दबोचा है। अब इस पूरे मामले को लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि एक आरोपी पर टीम ने शिकंजा कसा है। और फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।